नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों का फोकस विभिन्न समाजों पर है। दोनों राजनीतिक दल समाजों के सम्मेलन में वादे कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां दलितों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं, तो सागर में रविदास मंदिर के लिए 100 करोड़ की योजना भी प्रस्तावित है। अंबेडकर जयंती पर पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन में शामिल करने जैसी घोषणा से शिवराज सरकार ने दलित समाज के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की है। अब 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ में सरकार ग्वालियर में बड़ी घोषणा कर सकती है। उधर कमलनाथ भी दलितों सहित सभी समाजों के बीच कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अंबेडकर जयंती पर कमलनाथ महू पहुंचे थे। शनिवार को भोपाल के मानस भवन में आयोजित यादव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग उठी तो कमलनाथ ने जातिगत जनगणना की बात कहकर नई बहस को जन्म दे दिया। क्या आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति में रणनीति बनाने वालों समाजों के इर्द गिर्द घूमेगी और विधानसभा चुनाव में भाजपा को दलित वर्ग का कितना साथ मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सभी समाजों को साधने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भाजपा दलितों के वोट बैंक साधने के लिए लगातार बड़े कार्यक्रम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती पर सागर में संत रविदास का 100 करोड़ रुपए की लागत से विशाल मंदिर बनाने का वादा किया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ में एक कार्यक्रम में भाग लिया और अंबेडकर जन्मस्थली की समिति को जमीन के कागजात प्रदान किए। इससे पहले उन्होंने अंबेडकर के पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन यात्रा में शामिल करने की घोषणा की थी। अब 16 अप्रैल को ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि शिवराज सरकार का विशाल आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अपने पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 6 अप्रैल से लेकर और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हर मोर्चा के जिम्मे अलग अलग कार्यक्रम रहा है और मध्य प्रदेश में 16 तारीख को जो ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ हो रहा है, ये बड़ा आयोजन है सरकार की ओर से। निश्चित तौर पर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। कांग्रेस भी लगातार विभिन्न समाजों के साथ बैठक करके समाज के बीच में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने यादव समाज की बैठक में भाग लिया है। उन्होंने यादव समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का वादा भी किया है। अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ में सभी राजनीतिक दलों के झंडे दिखाई दिए थे, लेकिन भाजपा संत रविदास जयंती से ही लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है और दलितों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश में सबसे आगे है। दूसरी तरफ संघ ने भी सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रियों को अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और सुरेश शर्मा। दोनों की राजनीति में बड़ी पकड़ है और इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, आप ही से पहले शुरुआत करते हैं। पहले दलितों पर, आदिवासियों पर डोरे डाले गए, अब जातिगत संतुलन साधा जा रहा है। आज यादव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे कमलनाथ जी। तो क्या राजनीति में अब नेता का ईमानदार होना, उसका समाज सेवा में कितनी रुचि है, ये नहीं देखा जाता है? अब पैमाना बदल गया है। उसकी जाति के कितने वोट हैं, वो कितना दौलतमंद है, ये देखा जाता है और इसका कितना फर्क पड़ता है। दौलतमंद वाली बात तो विवेक तनखा साहब ने कह ही दी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है जी। कि यदि कमलनाथ दौलतमंद नहीं होते तो आज मध्य प्रदेश में ऐसी हैसियत में नहीं होते। तो ये जो है सब लोगों के सामने साथ आ गया है। जहां तक दूसरी बात आपने यादव समाज के कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के संबंध में कही है, तो हमें उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना क्योंकि अरुण यादव जी खुद कह देंगे। भाई, जिस आदमी को आपने बेघर जैसा कर दिया और यादव समाज से आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थन में या कमलनाथ जी के समर्थन में झंडा उठा के चलेंगे। कुछ लोग तो होते हैं जो झंडा उठा लेते हैं, लेकिन समाज तो सारी चीजें आज कहा भी अरुण यादव ने मन से कहा, बाकी के तमाम नेताओं ने मन से कहा
कि सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, एक जिले में यदि 2 यादव समाज के पर्याप्त हैं तो उनको टिकट दिया जाए। वो तो कह रहे हैं कि 46 सीटें ऐसी हैं यादव बहुल, तो दावा मजबूत किया है। लेकिन इस दौरान कमलनाथ जी ने कहा कि सभी को टिकट नहीं मिल सकता है और जातिगत जनगणना की बात की उन्होंने कहा ओबीसी को हमने 27% आरक्षण दिया था, बीजेपी ने उसमें अड़ंगे लगाए। नहीं, कमलनाथ जी को अधिकार है अपना भाषण देने का, लेकिन अरुण यादव जी को टिकट नहीं दिया ये तो सब लोग जानते हैं, और टिकट के लिए जिस तरीके से अपमानित किया ये भी सब जानते हैं। इसलिए यादव समाज का कमलनाथ जी का क्या तालमेल बैठता है इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, और चैनल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर चर्चा की जा सकती। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, ये एक समग्र समाज का हिस्सा है। इन्हें ये दिखता है कि आदिवासी और दलित समाज के बारे में भाजपा और संघ ये कहते हैं कि उनके प्रति अधिक सक्रियता दिखाई देती है। रविदास जयंती के कार्यक्रम में गए थे और बाबा अंबेडकर के कार्यक्रम में गए थे और अभी वहां जाएंगे करके ये सब बातें दिखाई देती है। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान देना चाहिए, 2 बातें जो है मैं इस बारे में कहूंगा। पहला कि हमने कुंभ में भी ये सारी व्यवस्थाएं देखी थी, और दलित समाज को जिस तरीके से हिंदू समाज के साथ, समग्र हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता हुआ दिखाने का प्रयास किया गया था, यही आदिवासियों की स्थिति है। और ब्रजेश जी, सारे मामले में ये कतई नहीं है कि वोट का मामला है या बिना वोट का मामला। देखिए, राजनीतिक पार्टी वोट तो इकट्ठा करेंगी, क्योंकि वो जो है इस काम के लिए ही तो राजनीति कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद जीते और केंद्र राज्य में सरकारें बने। ये तो काम वो करती है, इसलिए वोट इकट्ठा करने वाला विषय कमलनाथ जी के लिए भी जायज है और भाजपा वालों के लिए भी जायज है। लेकिन आदिवासी और दलित समाज के लिए जो अतिरिक्त भाजपा और संघ का ध्यान है वो धर्मांतरण को लेकर के है, क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, मैं छत्तीसगढ़ गया था अभी, मुझे ये मालूम चला कि वहाँ कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे खड़े हो जाती है पक्ष में, लेकिन हाँ तो बड़ा दंगा भी हुआ, नारायणपुर में आदिवासी सामने आ गए थे और हमला कर दिया था उन्होंने। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है जगदलपुर और पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूँ। मुझे उड़ीसा जाना था और मैं टैक्सी से गया तो मैंने ये सब देखा। आप ये देखिए, उड़ीसा का भी वो वनांचल का क्षेत्र है या ये है, ये सब जो है उनके सड़क के पास साइडों में जो है ना क्राइस लगे हुए मिलेंगे, यानी इतना धर्मांतरण का वहां मुहिम चली हुई है। और एक कार्यक्रम था वहां, चौथाई पर्व देखा मैंने वहां, उस पर्व में कन्वर्टेड ईसाई जो हैं वो भी उस पर्व को मना रहे थे। तो उनने कहा भाई आपका क्या लेना देना, आप तो है ही नहीं, ये मानते ही नहीं है। तो उनने कहा क्या हुआ, त्योहार तो मानेंगी, धर्म ही तो बदला है हमारा, त्योहार तो हम मानेंगे। तो ये जो संरक्षण है ये साफ दिखाई दे रहा, और यही इस देश की सबसे बड़ी चिंता रही है। और ये मैं फाइनल टच दे रहा हूं मेरी इस बात का, भाई साहब भी जो है आदरणीय, उनको जो है ये मेरे से ज्यादा जानकारी है और वो पक्ष में बहुत कुछ कहेंगे भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव देखिए, मायावती जैसी शख्सियत जो दलितों के लिए सर्वमान्य नेता है, पार्लियामेंट नहीं जीत पाई, उनके विधायकों की संख्या गिर के 2 रह गई, जबकि दलित वोटों के आधार पर पहले वो बहुत बड़ी ताकत में जीताती थी। तो दलित के ये वोटर्स को समझ लीजिए या दलित समाज को ये समझ लीजिए, उन्हें ये समझ में आ गया कि समग्र हिंदू समाज में जो सारी जातियां हैं वो इकट्ठी रहती हैं, तब उसका लाभ है। यही आदिवासियों को समझ में आ रहा। अब आप बिहार का मामला देख लीजिए, रामविलास पासवान जी के बाद जो है वहां क्या हुआ विधानसभा के अंदर, दोनों दलों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि समाज ने ये महसूस किया कि नहीं, समग्र हिंदू समाज के साथ रहने का ही एक अपना मतलब है। और वही काम जो है भाजपा वोट के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, वोट के लिए तो करते ही हैं सब लोग, लेकिन जो मेन मकसद है वो ये है कि धर्मांतरण कैसे रुके, इन समाजों को बराबरी के रूप में ला करके कैसे खड़ा किया जाए और किस प्रकार से ये समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला करके समग्र हिंदू समाज की एक संरचना के परिपालन में काम करें। तो समग्र हिंदू समाज के एक करने की काम कर रहे हैं रमेश जी, लेकिन आप देखिए संघ का जो एजेंडा है, संघ काम कर रहा है लगातार, लेकिन संघ के सक्रिय अनुषंगिक संगठनों की अब बैठक होती है, उसमें कहा जाता है कि एजेंडे पर काम कीजिए और
इसे कैसे देखें हम कि देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं कि सही समय पर जागृत हो गए, या ऐसा कहें इस तरीके से देखें कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, अब बैठक हो रही है, एजेंडा दिया जा रहा है मंत्रियों को? नहीं, इसको हम ये तो नहीं कह सकते देर आए दुरुस्त आए। संघ वाले, जहां तक मैं संघ को समझा हूं उनका साहित्य पढ़ करके, संघ वाले अपनी स्थापना के पहले दिन से सामाजिक समरसता के लिए और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। इसके उदाहरण हमको ये सभी मिलते हैं। 1937 में, 1934 में गांधी जी संघ के कार्यक्रमों में गए हैं। वर्धा में जमनालाल बजाज हाल में ठहरे थे, संघ के वर्ग में गए और उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई यहाँ पर कौन किस समाज का है। तो संघ की जो आंतरिक उनकी संरचना है, उसके कार्यों में लोगों को सरनेम से नहीं बुलाया जाता। उनको मान लीजिए मेरा नाम शर्मा है, आपका नाम चौकसे है, या सुरेश जी का नाम शर्मा है, तो वो इस नाम से नहीं बुलाते। ब्रजेश जी, रमेश जी, सुरेश जी, बस इस नाम से ही वो बुलाते हैं। तो उनके यहाँ उपनाम नहीं लिए जाते। यही बात अंबेडकर जी ने भी जाकर के देखी और उन्होंने पूछा, तो ये गांधी जी ने फिर वहां से लौट करके एक लेख भी लिखा। तो संघ वाले सामाजिक समरसता पर निरंतर काम कर रहे थे। लेकिन एक अनुभव देखने में कुछ दिनों से ये आया है कि ये कानून अंग्रेज बना गए। भारत में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं है, और जन्म के आधार पर अगर जाति व्यवस्था होती तो हम दीपावली पे कुबेर के पूजन करते हैं और रावण का पुतला दशहरे पर जलाते हैं। ये दोनों भाई हैं। या रविदास जी की शिष्य मीरा नहीं होती। मीरा एक राजा की लड़की है और एक राजा की पत्नी है, छत्री की बेटी है और एक छत्री को ब्याही है। वो रविदास जी की शिष्य नहीं होती। रविदास जी रामानंदाचार्य के शिष्य नहीं होते। रामानंदाचार्य ब्राह्मण है। तो भारत में ये व्यवस्था, या फिर वाल्मीकि समाज को आप जानते हैं, वाल्मीकि जी ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋषि हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अंग्रेज जो एक कानून बना गए कि मैं और आप, हम दोनों, हम अपना नाम बदल लें, अपना गांव बदल लें, अपना काम बदल लें, प्लास्टिक सर्जरी करा करके चेहरा बदल लें, लेकिन कागज पर जो जाति लिखी रहती है, क्योंकि उनका डिवाइड एंड रूल उनका घोषित था, हम जाति नहीं बदल सकते। तो उस आधार पर उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने उसी राजनीति को मजबूत किया। तो मुझे जो लगता है, मेरा अनुमान है, सत्य मुझे पता नहीं क्या है, मेरा अनुमान है कि संघ वालों को भी ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं उन समाज में जाकर के उनको जागृत करना और उनको समरस बनाना। जो सुरेश जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जो लोग दलित समाज की राजनीति या जाति की राजनीति कर रहे थे, देश भर में उनका वोटों का प्रतिशत गिर रहा है, उनके वोटों का प्रतिशत गिर रहा है। इसका मतलब समाज में सामाजिक समरसता की स्थिति बढ़ रही है। तो ये जो दोनों कार्यक्रम अभी हैं, और उन्होंने जो 6 अप्रैल भाजपा वालों ने घोषित भी किया था, वो अंबेडकर बनाएंगे। और अब अगर आप अंबेडकर जी को भी देखें तो अंबेडकर जी का जो नाम है अंबेडकर, वो उनके गुरु के आधार पर है। अंबेडकर जी का अपना तो सरनेम सबकाल था। अंबेडकर उनके जो शिक्षक थे वो ब्राह्मण थे। इसी तरीके से कार्लेस्कर जी उनको मिले, उन्होंने बड़ौदा महाराज से पैसा लेकर के उनको पढ़ने भेजा। उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी। तो कुल मिलाकर के भारत में सामाजिक समरसता का जो माहौल हमेशा रहा है, अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक डिवाइड एंड रूल के बीच में बांटा, और कुछ लोग जो सत्य को नहीं समझते थे वो कुछ दिनों भ्रमित भी रहे। लेकिन अब समाज में जागृति आ रही है और सारा का सारा समाज एक सूत्र में बंध रहा है और जागृत हो रहा है। तो समाज में तो जागृति आ रही है, आरएसएस हम देख रहे हैं शुरू से ही ये करती रही है। लेकिन जो एक बैठक हुई है कल, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कि संगठन ने, आरएसएस ने सरकार के कुछ मंत्रियों से, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों चाहे अन्य मंत्री हों, उनको एजेंडा दिया है। तो सरकार देर कर दी। मतलब मैं इस पे पूछना चाह रहा था आपसे कि संघ का जो एजेंडा था, अब उस पर अमल करने की दिशा में कदम बढ़ा रही सरकार। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, कल जो बैठक थी वो एक सौजन्य बैठक थी, वो किसी एजेंडे के तहत नहीं थी। और जो मंत्रियों से कहा भी गया है कि कहीं ना कहीं सत्य के जागरण के लिए वो काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, यही बात उन्होंने की है। वो उसको आप एजेंडे के रूप में ना देखें। संघ के लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो हर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, और हर सरकार के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करते तो 1963 में नेहरू जी संघ को गणतंत्र की परेड में शामिल नहीं करते, या 1971 के युद्ध में इंदिरा जी विशेष हवाई जहाज से अटल जी को भेज करके संचालक जी से बात करने का ये नहीं कहती। तो वो चूंकि सबके साथ मिलकर के काम करते हैं। 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। ये जो अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, उसकी सारी व्यवस्था संघ के स्वयं सेवक, पानी वानी पिलाने के लिए सारे वो लोग लगे हैं। कश्मीर में अगर बाढ़ आ गई, वो पहाड़ खिसका, तो बिना जाति और के भेद के सारे स्वयंसेवक वहां पहुंचे उसकी सेवा की सहायता करने के लिए। तो संघ वाले जो काम करते हैं उनकी लाइन बहुत अलग रहती है।
वो राजनीति पर बहुत ज्यादा नहीं करते। उनकी प्राथमिकता में राष्ट्र है और संस्कृति है। अगर राजनीति उनकी प्राथमिकता में होती तो वो इंदिरा जी की मदद नहीं करते 1971 के युद्ध में, नेहरू जी की मदद नहीं करते 1962 के युद्ध में। राष्ट्र संस्कृति संघ की प्राथमिकता में है, उसी आधार पर काम करते हैं। तो सुरेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी संघ के लाइन पे आगे बढ़ रही है, अंबेडकर महाकुंभ कर रही है, दलितों में पैठ बना ली उसने, आदिवासियों में पैठ बना ली, क्या इसी वजह से कमलनाथ 27% आरक्षण का राग छेड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि वहाँ से नुकसान होने वाला यहाँ भरपाई कर सकें? नहीं, 27% आरक्षण वाले मामले में तो 3 उदाहरण है। एक गुर्जर समाज का आरक्षण था राजस्थान में जी, और मराठा आरक्षण था महाराष्ट्र में। तो ये 50% की परिधि से बाहर जाने के बाद सबको मालूम था कि हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और राजनीति के बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर नेता हैं कमलनाथ जी, और बहुत सब लोगों के सम्माननीय हैं। उनको इतना तो जानकारी था ही कि 27% का यदि हम कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो हाईकोर्ट में रुक जाएगा। भाई आप बताइए ना कि आप मध्य प्रदेश में मान लो वकील खड़े नहीं हुए, तो राजस्थान में क्यों नहीं हुए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुए? सब जगह वकील खड़े होते हैं। लेकिन जब तक आप संविधान संशोधन करके 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के संबंध में बात नहीं करेंगे, तब तक जो है ये सब बेमाने हैं। और हम केवल धूल कितने दिन झोंकेंगे? भाजपा वाले धूल झोंकेंगे तब भी और कांग्रेस वाले धूल झोंकेंगे तब भी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक की धूल सोना बन जाए, दूसरे की धूल धूल ही हो। तो जो धूल फेंकने का काम करते हैं वो बेनकाब हो जाते हैं, 4 दिन बाद बेनकाब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि समाजों के बीच में एक वैमनस्य पैदा करके वोट हासिल करना और एक समरसता पैदा करके वोट हासिल करना, दोनों में बेसिक अंतर है। भाजपा के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनका अपना राजनीति करने का तरीका है, वो कैसा तरीका है उसके बारे में आप और हम लोग चर्चा करते रहते। लेकिन संघ के बारे में ये है कि संघ जो है वो सामाजिक समरसता का ध्यान रख करके समाजों के बीच में समन्वय का काम करता है, मतलब करता है। अब आलोचना करने वाले जो लोग हैं, एक बड़ा प्रश्न उठेगा इस बात पर कि फिर इतनी आलोचना क्यों है। तो ब्रजेश जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि एक्चुअल में जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो बोने लोग हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। नाम आप किसी का ले सकते हैं। सावरकर की आलोचना करने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेल का दरवाजा नहीं देखा है, जमानत पर खड़े हो जाते हैं। वो जाए ना जेल, सावरकर जी ने तो बहादुरी से जेल गए थे और किसी राजनीतिक कारणों से या देश की स्वतंत्रता के लिए वो एक कमरे में मरना नहीं चाहते थे। और उनको जो जेल हुई थी, उस जेल के अंदर कोई उनको लिखने पढ़ने के लिए कागज नहीं मिलते थे, सहयोगी नौकर नहीं मिलते थे और पत्नी रखने की सुविधा नहीं मिलती थी जो गांधी जी और नेहरू जी को मिलती थी। ये किताबें लिखते हैं जेल में बैठ करके, तो क्या नेहरू जी ने जेल में किताब लिखी है तो क्या कोयले से लिखी है क्या जो सावरकर जी ने लिखी थी? इनके पास इतनी सुविधाएं कहां से आ गई? तो ये सारी चीजें बहुत साफ हैं, ये डिबेट्स हैं। क्योंकि हम सब लोग बहुत बोने हैं, ये लोग बहुत महान थे, गांधी जी महान थे, नेहरू जी महान थे, हम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने जो टिप्पणी की है वो मेरी औकात से बड़ी है, मुझे मालूम है। तो यही टिप्पणी यदि राहुल गांधी करते हैं सावरकर जी के बारे में तो उनकी औकात से बड़ी है। जिस आदमी ने 5 दिन सत्ता का अनुभव नहीं है जिस आदमी के पास, और वो ऐसे जो है लोगों के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही चल रही है। मैं एक टिप्पणी और करूंगा जिस दलित समाज और इनकी बात कर रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर साहब, मजाक नहीं थी। इतना महान व्यक्ति, इतना महान विचारक होना और कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन क्या किया? 4 समाज के नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको टोटल मिलाकर के दलितों का नेता बना के छोड़ दिया। कहां अम्बेडकर जैसा महान व्यक्तित्व, संविधान देने वाला, विचार देने वाला, पूरे विश्व को संदेश देने वाला एक व्यक्ति, वो उसको जो है दलित बस्तियों तक ले जाके सीमित कर दिया। ये जो हमारी यहाँ प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से निश्चित रूप से समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। और यही जो है, आप कभी चर्चा करेंगे तो मैं बहुत सी बातें मैं तो शर्मा जी, जब इस तरह की प्रवृत्ति है समाज में, अब हम देख रहे हैं भीम आर्मी भी ताल ठोक रही है, बसपा भी मैदान में है, संघ का अपना एक कार्यक्रम चल रहा है बरसों से, और बीजेपी भी उस वर्ग में अपना विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो जैस हुआ, भीम आर्मी हुए, बसपा हुआ, कितना नुकसान पहुंचाएंगे?
ये क्षणिक उत्तेजना है। आप भी जानते हैं, कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। ये यदि मान लो इतने ही चंद्रशेखर आजाद महान थे, तो पिछली बार जो है इनने जो है गठबंधन के अंदर से और अपने अखिलेश यादव ने क्यों भगा दिया था इनको, जब इतने बड़े सूरवीर थे, इतने बड़े रचनाकार थे। ये लोग केवल जो एक वातावरण है ना, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है, विद्वेष नहीं, सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है, ये ऐसा करके खड़े होने वाले लोग हैं। जिस दिन समाज की समझ में आता है उस दिन ये लोग गायब हो जाते हैं। आप जयेश वालों को देख लीजिए, क्या स्थिति बची है। जिस कमलनाथ ने माथे पर बैठाया था उसी ने लतिया दिया 1 मिनट के अंदर। काय के डॉक्टर हीरालाल, क्या जो है उनका समाज में क्या चीज है। केवल मिशनरी का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसी दिन हीरालाल जी साफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद और जो है क्या है समाज के अंदर, और इसको हवा देने वाले तत्वों का आर्थिक मदद। जिस दिन हवा देने वाले, आर्थिक मदद देने वाले लोग पीछे हट जाएंगे, उस दिन सब लोग ऐसे गलियों में घूमेंगे जैसे आप और हम सब लोग घूमते हैं। भाई हम लोग कोई समाज परिवर्तन करने जैसी स्थिति की बात करें। रमेश जी, एक छोटा सा कमेंट्स, कल हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता चाहे कांग्रेस, सब महू में थे। एक मंच पर इन 3 नेताओं ने जो संदेश दिया हो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद। देखिए, इन लोगों का ये प्रयास अभी है कि कुछ भी हो, राजनीति के केंद्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। इन लोगों का ये प्रयास है कि भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी जो है वो वोट कहीं ना कहीं एक मंच पर आए। इसलिए कल सारे के सारे लोग हैं, लेकिन इनकी बात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसको अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कारण है कि सबको कहीं ना कहीं सत्ता की जो ललक है, वो राजनीति, सत्ता की राजनीति करते हैं। और ऐसी स्थिति में कितनी बार इन लोगों के बीच में बात हुई है और विरोध हुआ है, तो ऐसी स्थिति मुझे बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा, इसका मुझे उम्मीद इसकी कम दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का। तो ये समाज से निकलेगा सत्ता का रास्ता। निश्चित तौर पर समाज में भी जागरूकता आ रही है, और जिस तरह से दलित हों चाहे आदिवासी हों, संघ जिस तरह से उस वर्ग में काम कर रहा है, समरसता का जो रास्ता चुना है, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है। और यही वजह है कि दलितों और आदिवासियों में बीजेपी की पैठ बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस समाजों को साधने के लिए जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण का राग छिड़ रही है। लेकिन ये उसके लिए कितना मुफीद होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।